हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये हम लोग आईएमआरई सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। दोस्तों इसके पहले मैं बता दूंगा कि मैंने फर्स्ट चैप्टर के ऑब्जेक्टिव को जो क्वेश्चन हैं वो अच्छे से अपलोड कर दिए। एक मैंने मॉडल पेपर टाइप का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपलोड किए। सो प्लीज़ अगर अभी तक आपने फर्स्ट चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को नहीं देखा तो प्लीज़ चैनल पर जाइए, वहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाके देखिए। मैंने इसकी जो थ्योरी को जो थ्योरी है इसकी भी बहुत अच्छे तरीके से हर एक टॉपिक को कंप्लीट किया। मैंने 2 चैप्टर खत्म करे, तीसरा चैप्टर स्टार्ट हो गया। प्लीज़ अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो प्लीज़ जाके देख लीजिए। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं सबसे पहले आईएमआरई, जो कि हमारे पॉलिटेक्निक के 6 सेमेस्टर में इलेक्ट्रिकल ब्रांच में है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैं हर एक जो जैसे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जिस तरीके से टॉपिक है उसी के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने बनाए हैं। ठीक है दोस्तों, और ये मैं आशा करता हूँ कि कहीं ना कहीं इसी तरीके के क्वेश्चन आपके आने हैं। ठीक है, तो ये जो चल रही है सीरीज हमारी 500 वीडियो 500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की जो सीरीज है उसी के उसमें है। ठीक है दोस्तों, सो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा देखिए, यहाँ पर बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो पहला हमारा जो क्वेश्चन है कि स्टील टावरों की परिवहन वोल्टता निर्भर करती है। ठीक है ना दोस्तों, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो हमारे स्टील टावर आपने देखे ही होंगे बड़े बड़े, तो स्टील जो टावर होते हैं ऐसे होते हैं ना, ठीक है, ऐसे करके। तो ये जो स्टील टावर होते हैं इनकी जो परिवहन यानी कि उस पर जो वोल्टता जाती है, जो लाइन है उस पर कितने वोल्टता जो जाती है वो किस किन चीज़ों पर निर्भर करती है। तो पहला हमारा पॉइंट है लंबाई पर, दूसरा चौड़ाई, तीसरा है लंबाई और चौड़ाई दोनों पर, और चौथा पॉइंट है इसमें हमारा कोई नहीं। ये सी नहीं दोस्तों, ये डी कर लीजिएगा। ठीक है ना, तो इसमें से चौथा कोई नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर है ए एंड बी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ए या बी दोनों। यानी कि जो स्टील टावर होते हैं उस पर जो हमारी वोल्टेज जा रही होती है वो उस जो स्टील टावर होता है वो कितना ऊंचा है और कितना चौड़ा है, इस सब पे निर्भर करता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर जो हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है वो हमारा है कि 66 केवी स्टील टावरों की लंबाई कितनी होती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो क्वेश्चन है ये आपके, चाहे आप किसी कम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीपीसीएल, एसएससी, जे, यूपीआरवीएनएल, किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, और आपके सेमेस्टर एग्जाम्स, इन सब में कहीं ना कहीं यूजफुल है। सो वीडियो को प्लीज़ आप पूरा देखिए, मैं यहाँ पर हर एक क्वेश्चन की बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की अपनी पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि 66 केवी स्टील टावरों की लंबाई होती है। तो देखिए दोस्तों क्या होता है कि जो हम ये तो एक फिक्स डाटा होता है, ये आपको याद ही करना पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो इसकी ऑप्शन है हमारा सी नंबर ऑप्शन है कि 20 मीटर। जो हमारे 66 केवी के जो हमारे स्टील टावर होती हैं उनकी जो ऊंची लंबाई होती है वो हमारी 20 मीटर होती है। तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि स्टील टावरों की जो 132 केवी की स्टील टावर होती है उनकी लंबाई कितनी होती है। दोस्तों तो मैं आपको बता दूं जो हमारे 132 केवी के जो स्टील टावर होते हैं उनकी ऊंचाई होती है 30 मीटर। कितनी होती है? 30 मीटर। देखिए दोस्तों, अगर कहीं पर ये वैसे ये तो 26 से 30 मीटर के बीच होता है, अगर कहीं पर 27 आ गया, 28 आ गया तो प्लीज़ वो भी सही होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक एग्जैक्ट मान लिख दिया, यानी कि ये लास्ट वाली वैल्यू लिख दी है, हाईएस्ट वाली। इसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन है कि 400 किलो वोल्ट स्टील टावरों की लंबाई कितनी, यानी कि 400 केवी या इससे अब जो हमारे टावर होते हैं, जो लाइन जा रही होती है उनकी ऊंचाई कितनी होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जैसे कि आपको पता ही होगा कि जो हमारा चौथा नंबर आंसर सही है कि इसमें कौन सी 40 मीटर, कितनी होगी? 40 मीटर, यानी कि इतनी 40 से 41 के बीच भी वेरी करती है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके देखिए दोस्तों, अगर 1-2 मीटर ऊपर नीचे है तो प्लीज़ आप उसको ज़्यादा वो मत करिए, उसको माइंड मत करिएगा, इसको आप उसको सही कर सकते हैं। इसके बाद 5वीं विधि है इसमें कि पोल्स जो यानी कि खंभे होते हैं उनको खड़ा करने की विधि कौन कौन सी होती है। तो पहले इसमें ऑप्शन है हमारा डेरिक पोल विधि, दूसरा इसमें ऑप्शन है हमारा बिल्डअप विधि, और तीसरा ऑप्शन है इसमें डेडमैन विधि। ठीक है दोस्तों, और चौथा ऑप्शन है इसमें ए या सी, यानी कि डेरिक पोल विधि और डेडमैन विधि। तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारे पोल्स होते हैं, क्या केवल पोल्स की बात कर रहा हूं मैं दोस्तों, इस बातों को आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है। अब इसकी जो सारी से जो विधियां हैं, डेरिक पोल मेथड और डेडमैन मेथड, ये दोनों विधियां हमारी पोल्स को खड़ा करने में यूज की जाती है, यानी कि डी ऑप्शन नंबर डी सही है इसमें, ए एंड सी। अब दोस्तों ये जो डेरिक पोल विधि क्या होती है, डेडमैन विधि क्या होती है, ये आप जाइए वहाँ पर, मैंने इसकी थ्योरी को बहुत ही अच्छी तरीके से कंप्लीट किया है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ जाइए चैनल पे और जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है। अब बात करते हैं छठवां नंबर हमारा क्वेश्चन है कि खंभों को खड़ा करने में गड्ढे की परिमाप क्या होती है। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों ये सारा का सारा डाटा ऐसा है कि आप अगर ईजिली कहीं ना कहीं आप देखने जाएंगे तो नहीं आपको मिलेगा। और ये सारा ऐसा भी नहीं कि मैंने कहीं अलग से ये जो मैंने थ्योरी लेक्चर्स करवाए जो बुक है वहीं से मैंने इसको निकाले हैं, ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वहीं से बनाए। तो जिसमें जो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है। कौन सा सही है? इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है कि जो हमारे खंभे को खड़ा करने की जो गड्ढे की जो परिमाप होती है वो होती है कौन सी? 75x45 होती है। ठीक है ना दोस्तों, यानी कि 75 हमारी लंबाई और 45 क्या होती है? चौड़ाई होती है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं 7वें क्वेश्चन की, जो हमारे स्टील टावर होते हैं, तो स्टील टावरों को जो खड़े करने की विधि क्या होती है। तो मैंने इसके पहले पोल्स
को यानी कि जो हमारे खंभे होते हैं उनको खड़े करने की विधि बताई थी। अब यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि स्टील टावर को खड़ा करने की विधि कितनी प्रकार की, मतलब कितनी कौन कौन सी है इसमें। तो वैसे तो इसका ऑप्शन अब पहला ऑप्शन है टुकड़ा करने की विधि, तीसरा है अनुभाग विधि, दूसरा अनुभाग विधि, तीसरा है ग्राउंड असेंबली विधि, और चौथा ऑप्शन है इसमें कि ये सभी। मैं आपको बता दूं कि जो स्टील टावर होते हैं इनके खड़े करने की कितनी विधियाँ होती है, 4 विधियाँ होती हैं। अगर आपने नहीं देखा कि कैसे कितनी प्रकार की होती हैं, कैसे कैसे किसमें कौन कौन से यंत्र यूज किए जाते हैं, तो मैंने इसको भी बहुत अच्छे से थ्योरी में कंप्लीट करवा दिया है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी कि टुकड़ा करने की विधि, अनुभाग विधि और ग्राउंड असेंबली विधि, ये तीनों ही मेथड हमारी स्टील टावर को खड़े करने में यूज किए जाते हैं। चौथा ऑप्शन इसमें 8वां क्वेश्चन हमारा है कि हेलीकॉप्टर विधि का प्रयोग किया जाता है। अब जो हेलीकॉप्टर विधि का मतलब है, यहाँ पर जो स्टील टावर होते हैं उनको खड़े करने में इस हेलीकॉप्टरों का प्रयोग किया जाता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं हेलीकॉप्टर विधि। अब एक्चुअली में ये कहाँ पर प्रयोग होती है वो यहाँ पर बताना है। तो इसमें पहला ऑप्शन है मैदानी क्षेत्रों में, दूसरा दलदली क्षेत्रों में, तीसरा है वनों में और चौथा है पर्वतीय क्षेत्रों में। तो दोस्तों देखिए इसमें तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें चौथा नंबर ऑप्शन सही है यहाँ पर डी के लिए, यानी पर्वतीय क्षेत्रों में। लेकिन अगर कहीं पर पर्वतीय नहीं है, वन है, तो वन भी आप सही कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं यहाँ पर, मैं हर एक पॉइंट्स को जो आपके ऑब्जेक्टिव है यानी कि जो इसमें ऑप्शन है उनको भी मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ और करूँ कि देखिए कभी कभी ये डाटा अगर थोड़ा बहुत वेरी भी, क्योंकि जैसे क्या होता है कि वैसे तो पर्वतीय क्षेत्रों में किया जाता है, लेकिन वन जहाँ बहुत ज़्यादा घन होते हैं, घने वन, अब वहाँ पर स्टील टावर, तो वहाँ पर जैसे मतलब जो ट्रांसपोर्टेशन तो आसानी से नहीं हो सकता है, तो इस वजह से वहाँ पर भी कहीं ना कहीं हम लोग कभी कभी हेलीकॉप्टर विधि का प्रयोग कर लेते हैं। लेकिन जो हमारा सबसे ज़्यादा और मोस्टली यूज होता है वो हमारा कहीं पर्वतीय क्षेत्रों में ही होता है। इसके बाद 9वां क्वेश्चन है हमारा है कि जंपर को लाइन के साथ किसके द्वारा जोड़ा जाता है। ठीक है ना दोस्तों, यानी कि जंपर क्या होता है, अगर जंपर ये होता है कि जैसे अगर ये हमारी लाइन है, यहाँ पर खंबा और ये फिर तार, तो यहाँ पर तो इंसुलेटर होते हैं, तो इस लाइन को यहाँ से कनेक्ट करने के लिए इसे हम लोग बोलते हैं जंपर। क्या बोलते हैं, जंपर बोलते हैं। तो यही बताया गया कि जंपर को लाइन चालक के साथ किसके द्वारा जोड़ा जाता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन इसमें चालक तार के द्वारा, यानी कि सीधे चालक तार के द्वारा, दूसरा ऑप्शन इसमें नट बोल्ट के द्वारा, तीसरा रस्सी के द्वारा, चौथा है क्लैंप के द्वारा। दोस्तों मैं आपको इसमें बता दूं कि इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही है, डी नंबर, क्लैंप के द्वारा, यानी कि जंपर को लाइन चालक के साथ किसके द्वारा जोड़ा जाता है, क्लैंप के द्वारा जोड़ा जाता है। इसमें 10वां नंबर क्वेश्चन है कि अधिकतम विक्षेपण अवस्था में जंपर तथा लोहे के हिस्सों के साथ कम से कम गैप होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या बताएगी कि अधिकतम विक्षेपण का मतलब होता है उसका, जैसे अगर कोई एक मतलब अधिकतम विक्षेपण का मतलब इधर उधर विक्षेपित होना, जंपर तथा लोहे के हिस्सों के साथ कम से कम कितना गैप होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें मैं आपको बता दूं इसमें होता है 0.3 मीटर। कितना होता है इसमें, ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हुई, ऑप्शन नंबर सी सही है। इसमें कौन सा 0.3 मीटर। इसमें 11 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि टी ऑफ पॉइंट किस जगह से लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की फुल्ली चांसेस हैं। टी ऑफ पॉइंट क्या होता है, देखिए दोस्तों जिस आपको क्वेश्चन बहुत देखने में सिंपल लग रहे होंगे कि कहीं ना कहीं, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा हाई भी आ जाएंगे और नहीं बहुत ज़्यादा लो, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आपके बुक में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रखें तो उसको बनाने में एक लेवल से ही बनाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि टी ऑफ पॉइंट किस जगह से लिया जाता है। तो पहला ऑप्शन झोल से, दूसरा ऑप्शन है चालक के मध्य से, तीसरा ऑप्शन है पोल से, चौथा ऑप्शन है कुचालक पदार्थ। मैं आपको बता दूं दोस्तों जिसमें सी नंबर ऑप्शन है ये पोल से, यानी कि जो इस बात को हमेशा याद रखना कि जो टी ऑफ पॉइंट होता है ये हमेशा कहाँ से लिया जाता है, पोल से लिया जाता है। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन है कि गार्ड वायर को स्थापित करने की कितनी विधियां होती है। अब गार्ड वायर एक्चुअली में क्या होता है, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज जाके देखिए, मैं थोड़ा सा यहाँ शॉर्ट में आपको बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है ना दोस्तों, तो गार्ड वायर एक्चुअली में क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जब कोई, जैसे अगर यहाँ पर ऐसे कोई सड़क जा रही है, यहाँ पर ऐसे सड़क जा रही और यहाँ पर दो खंभे, अब यहाँ पर इसको लाइन जब क्रॉस करती है तो उसके नीचे आपने देखा होगा ऐसे 2 तार करके बीच में ऐसे बना दिया जाता है, तो इसे हम लोग बोलते हैं क्या होता है कि गार्ड वायर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, गार्ड वायर बोल देते हैं। या फिर आपने ऐसे भी देखा होगा कि ऐसे तार हैं, यहाँ पर ऐसे तार गए तो फिर एक ऐसे करके मतलब लगा दिया जाता है, यानी कि तीनों तारों को संभालने के लिए। तो जो गार्ड वायर होता है इसकी स्थापित करने की 2 विधियाँ होती हैं। कौन कौन सी विधियाँ होती हैं, क्रेडल गार्ड और बॉक्स या पिंजरा गार्ड। जो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, तो मैंने आपको बताई दी, इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है, यानी कि क्रेडल गार्ड और बॉक्स के, ये दोनों ही विधियाँ किसके, गार्ड तार को स्थापित करने की है। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन है कि अगर चालक क्षैतिज रूप से लगा हो तो किस विधि का प्रयोग किया जाता है। अब देखिए दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो अगर वो नहीं आए तो ऐसे क्वेश्चन तो जरूर आने कि क्षैतिज का मतलब होता है तार ऐसे अगर लगे, तो इनको कैसे करेंगे, सिंपल सा। ठीक है, तो जो हमारे क्षैतिज में होते हैं तार, जो क्षैतिज में तार होते हैं उनको हम लोग क्रेडल गार्ड के द्वारा, क्रेडल गार्ड का मतलब जैसे ये तार जा रहा है, अब नीचे हमने ऐसे जाली बना दी और ऐसे कर दिया, तो ये हमारा होता है क्रेडल गार्ड। ठीक है ना दोस्तों, और इसके बाद
तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा सही, इसमें ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट सही है। ठीक है दोस्तों, इसको फर्स्ट को आप क्लिक सही कर लीजिए। इसके बाद चौथा नंबर हमारा क्वेश्चन है कि ऊर्ध्वाधर स्थिति में स्थापित चालक को किस गार्ड विधि से सुरक्षा प्रदान की जाती है। ठीक है दोस्तों, आपको इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, यानी कि जो ऊर्ध्वाधर स्थिति में होते हैं उस स्थिति में चालक को किस गार्ड विधि से सुरक्षा प्रदान की जाती है। तो अगर आपने पहला क्वेश्चन सही से सुना है तो इसको तो आप आसानी से टिक कर दें। कौन सी होती है इसमें, तो जो क्रेडल गार्ड विधि होती है ये किसके लिए प्रयोग है, तो ये हमारी क्षैतिज के लिए होती है। तो सिंपल सा बॉक्स या पिंजरा गार्ड विधि ये किसके लिए प्रयोग होती है, जो हमारे ऊर्ध्वाधर चालक स्थित होते हैं। इसके बाद 15वां नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, 15वां नंबर हमारा क्वेश्चन है कि जो हमारे जॉइंट्स होते हैं, यानी कि जॉइंट्स की यांत्रिक यानी कि मैकेनिकल जो स्ट्रेंथ होती है वो शेष चालक के भंजन भार की कितनी होती है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये देखिए ऐसे डाटा है कि आपको लगेंगे तो बहुत सिंपल, आपने पढ़ के कहीं ना कहीं छोड़ भी दिया, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे ही क्वेश्चन आपके उसमें आने हैं दोस्तों, आप प्लीज़ पूरा यकीन करिएगा। ठीक है दोस्तों, इसका मैं ऑप्शन आपको सिंपल से बता देता हूँ क्योंकि इसमें से आपको वही सीधे बताना पड़ेगा। इसमें सी नंबर ऑप्शन सही है 90%, यानी कि जो जॉइंट्स की यांत्रिक सामर्थ्य होती है वो मैकेनिकल स्ट्रेंथ यानी कि शेष चालक की क्या है कि भंजन भार की कितनी 90% होती है। इस तरीके से देखिए और भी दोस्तों क्वेश्चन है, तो इन सब क्वेश्चन को मैं नेक्स्ट वीडियो पे, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आप पूरा देखेंगे भी नहीं, सो प्लीज़ मैं पार्ट्स में लाऊंगा, लेकिन क्वेश्चन आपको पूरे 500 क्वेश्चन तो बहुत आसानी से करवाऊंगा, आसानी से, और ऐसे क्वेश्चन करवाऊंगा जिससे ऐसा नहीं कि मैं जो आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ कि वही आ जाएगा, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं उसी से जुड़ा जरूर क्वेश्चन आएगा। सो दोस्तों अगर आपको इसका PDF चाहिए तो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का जो हमारा लिंक है वो डिस्क्रिप्शन पर दिया गया है, जो टेलीग्राम दोस्तों चैनल की वो डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दिया। अदरवाइज उसका जो नेम है वो है पॉलीटेक्निक लर्निंग, क्या है पॉलीटेक्निक लर्निंग 77, क्या है पॉलीटेक्निक लर्निंग 77। ठीक है दोस्तों, यानी कि जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है ये है हमारे किसके टेलीग्राम चैनल का नाम है। वहाँ पर आपको हैंड रिटन नोट्स, इसकी सारी PDF बुक्स, इंपॉर्टेंट नोटिस, मैं क्योंकि नोटिस जो भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन रहती है तो उसकी मैं वीडियो तो नहीं बना पाता हूँ, लेकिन हाँ वहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट नोट तुरंत ही इन्फॉर्म कर देता हूँ। सो प्लीज़ जाके वहाँ पर आप ऐड हो जाइए, वहाँ आपको प्रॉपर और रेगुलर इन्फॉर्मेशन, नोट्स, PDF और एग्जाम्स की बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी आपको करवाई जाएगी। आप परेशान मत होइएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको हो सकता है कि कल या परसों में आपका UEE में जो इल्यूमिनेशन चैप्टर है उसको बहुत ही अच्छे तरीके से फुल वीडियो लाऊंगा, जिसमें एक ही वीडियो में आपका बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट और सारे ऑब्जेक्टिव तैयार हो जाएंगे। ठीक है ना दोस्तों। सो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।